Good afternoon, everyone. आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर मुझे ये बताइए कहाँ तक हमने पढ़ लिया है in this chapter of current electricity? Sir, loops law with the And how many questions did we solve based on that Kirchhoff's laws? दो करें है ना, दो क्वेश्चन किए हैं और दो अननोन वाले ही क्वेश्चंस किए हैं। तो चलो दो तीन क्वेश्चंस आज कराता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर हम सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कशन करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन हम वहां से करते हैं। तो चलिए सर दो तीन क्वेश्चन किया जाए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है सर, आज के लिए पहला क्वेश्चन विच आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व एंड एटलीस्ट फॉर्म द टू इक्वेशंस। ठीक है, अगर फाइनल आंसर ना भी आए तो कम से कम दो इक्वेशन तो सबका आए। तो सर ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक सेल है, ये एक सेल एंड दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टर नंबर थर्ड। यहाँ पर वैसा ही अरेंजमेंट। तो सर ये सेल, ये रेजिस्टर और यहाँ पर फिर से सेल और फिर से रेजिस्टर। ये इस तरह से अरेंजमेंट आपको गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंजमेंट गिवन है। मैं कुछ कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। 8 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम, दिस इज 6 वोल्ट 1 ओम, ये मान लीजिए 4 ओम है, और आप मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, यहाँ पर 12 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम। ठीक है, आपको करंट बताना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन ये है कि इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर? यस सर। ओके, तो चलिए सर जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए फॉर्मिंग इक्वेशंस। चलो सर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी बेसिकली टेक द करंट। और करंट लेने का तरीका मैंने आपको बार बार बोला है कि करंट जब भी आप ड्रॉ करते हो, इफ यू व्हेनेवर यू टेक द करंट यू कैन टेक इन एनी डायरेक्शन, पहला पॉइंट। बट एक बात याद रखिएगा, किसी भी ब्रांच में करंट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। करंट कैन नॉट फ्लो इन टू डायरेक्शंस और इन मोर देन वन डायरेक्शन इन द सेम ब्रांच। ठीक है, दूसरी बात यह कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इंटर होगा, द सेम अमाउंट ऑफ करंट शुड कम आउट फ्रॉम दैट जंक्शन। तो मान लो कि यहाँ से मैंने कुछ करंट मान लिया I1, तो ये करंट I1 यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ। तो यहाँ से करंट I1 आया, इधर से मान लो कुछ करंट मैंने अज्यूम कर लिया, लेटेस्ट से करंट मैंने अज्यूम कर लिया I2 यहाँ से, तो यहाँ से भी जो करंट आएगा दैट वुड बी I2। यहाँ पर ये करंट ऐड होगा एंड ऐड होकर ये हो जाएगा I1 प्लस ऑफ I2। फिर वो करंट यहाँ से यहाँ आया I1 प्लस ऑफ I2। व्हेन इट रीचेस टू दिस जंक्शन it will get divided again into the two parts, justifying the current in these two branches। यहाँ पे I2 चला जाएगा, यहाँ पर I1 चला जाएगा। Is the distribution of current clear to all? Please respond. सर क्लियर। यस yes sir. ठीक है, तो A B C D I am taking the names of these vertices. Undoubtedly again we have two unknown, दो ही unknown है सर, एक I1 है दूसरा I2 है। तो I1 और I2 दो unknown है, दो unknown को solve करने के लिए maximum of two equations you will need, and for the two equations आपको कम से कम दो loop चाहिए। बेसिक पॉइंट ये है कि जितना इक्वेशन उतने लूप्स। तो as many equations you have, yeah, as many unknowns you have, the same number of equations you will require and the same number of loops will be required to form the same number of equations। तो मान लीजिए सर इसको एक लूप ले लेते हैं, ये इसको दो लूप ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में यहाँ पर इज देयर ओनली टू लूप्स या देयर आर मोर देन टू लूप्स? या इसको ऐसे पुट इट दिस इन दैट वे कि भाई दो लूप है या तीन लूप है? हाउ मेनी लूप्स आर देयर? Three. Sir, three. 3 loops, very good।
तो देयर आर 3 लूप्स, बट हमें 3 लूप्स की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी 2 लूप हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज दैट 2 लूप विल बी मोर देन एनफ फॉर अस टू कैलकुलेट द 2 अननोन वैल्यू ऑफ करंट। तो इस लूप में मान लीजिए कि मैंने ये लूप ऐसे कंसीडर कर लिया, इन लूप ए बी डी ए, ये एक लूप ले लिया हमने, and in this loop I am traversing from A to B, obviously A to B, B to D and D to A। तो क्या लिखेंगे आप, 8 minus of twice of I1 और minus of 4 times of I1 plus of I2। मैं एक बार साथ साथ ये बोलता चलूं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी नेगेटिव। अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टर विल बी पॉजिटिव। अगर आप सेल में पहले नेगेटिव मिलता है फिर बाद में पॉजिटिव मिलता है तो सेल का वोल्टेज पॉजिटिव। अगर पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिल गया और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिलता है तो सेल का वोल्टेज नेगेटिव। ठीक है सर, तो माइनस ऑफ 4I1 I2 बिकॉज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर यहाँ पर आए तो सेल के हम पहले नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 6, उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 into I1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ I1, दिस होल इज इक्वल टू 0। भाई सबको समझ में आ रही है? स्पीड मेरी बहुत ज्यादा है। आसिया क्या कहती हैं आप, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या समझ में आ रही है बात? सही है, समझ आ रही है। बहुत बढ़िया साहब। तो -4 तो 2 और माइनस, तो माइनस ऑफ 7I1 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 4I2। ठीक है, 8 और 6 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14। इक्वेशन अगर हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा ये कर लें तो माइनस साइन वी कैन कैंसिल आउट एवरीवेयर। तो अगर माइनस साइन कैंसिल कर दूंगा तो आई कैन राइट इट एज 7I1 प्लस ऑफ 4I2 इज इक्वल टू 14। दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से मुझे एक और इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम। तो देखो मैं कैसे ले रहा हूं, अब मैं मेरी मर्जी भाई, लूप जैसे भी मैं कंसीडर करूं इसमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन लूप डी बी सी डी यहाँ ऐसे, तो डी से भी आप जा रहे हैं तो यू विल राइट इट एज 4 into I1 प्लस ऑफ I2। बी से सी जा रहे हैं प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2I2। उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो प्लस ऑफ 4I2, ठीक है, प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ईच ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो 4I2 प्लस ऑफ 2I2 6I2 10I2, तो ये हो जाएगा 10I2 प्लस ऑफ 4I1 और ये हो जाएगा 10 प्लस ऑफ 12 22, इधर ले आओगे तो माइनस ऑफ 22। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2I1 प्लस ऑफ 5I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। प्लीज एक बार सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन है उसको देख लो। दीज आर द 2 इक्वेशंस, रिक्वायर्ड इक्वेशंस। बाकी सॉल्व करना इज योर दिक्कत। जी, did I commit some mistake anywhere? Yes, yes. सर I1 जब 6 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और जो 8 वोल्ट बैटरी पे 8 वोल्ट बैटरी का करंट की वजह से I1 जाएगा। तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है। किसी को अगर समझ में आ गई हो बात सेवांग की तो कोई बता सकता है कि ऑन बिहाफ ऑफ सेवांग, या फिर मैं सेवांग से ही कहूँ कि दोबारा फिर से बोलो। सेवांग, यू आर नॉट क्लियर टू मी, सो प्लीज एक बार फिर से बोलो क्या कह रहे हो। जो I1 6 वोल्ट से गया था ना, और जो एक बैटरी तो बैटरी करंट की 8 वोल्ट बैटरी खुद की करंट की वजह से भी करंट नहीं होगा, मतलब I1 खुद ही I1 निकल जाएगा उससे। देखो I1 8 वोल्ट, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप 2 सेल लगाएंगे तो 2 सेल अलग अलग करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, द इफेक्टिव वोल्टेज विल प्रोड्यूस अ करंट। नहीं समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बात को ऐसे समझिए कि मैं आपसे कहता हूँ किसी बॉडी पे मैंने 2 फोर्स लगाए F1 एंड F2, तो क्या ये बॉडी राइट पे भी जाएगी और लेफ्ट पे भी जाएगी, ये किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी? हॉस्पिटल will it go towards right as well as towards left, or it will only go in one direction? Obviously it will go only in one direction, am I correct? उसी तरह से अगर आपने 2 सेल लगा दिया तो इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा ना, इफेक्टिव वैल्यू वो लिखा जाएगा I इज इक्वल टू, या तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो ये होता है ये बेसिकली। तो कोई एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, ऐसे नहीं कि 8 वोल्ट अपना एक करंट देगा और वो 6 वोल्ट अपना एक करंट देगा, नहीं।
as long as you are having cells connected in a branch, चाहे वो 10 सेल क्यों नहीं हो, करंट एक ही होगा, and that current will be because of the effective value of voltage divided by the effective value of resistance of that branch. Did you understand, Shivang? यस सर ये वैसे ही है ना, जैसे मतलब ब्रांच में सर्किट में कई सारे कैपेसिटर लगाएंगे तब भी चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा. Yes, it is the same of that. हो गया भाई, ये नोट कर लिया सबने? यस सर. मानस, आगे बढ़ूं? यस सर. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं सर. नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे सुनो. नेक्स्ट, अभी तक जितने भी अननोन्स लिए मैंने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन करंट वाज 2. नाउ आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस इन व्हिच वी विल हैव मोर देन 2 अननोन्स. आई मीन 2 से ज्यादा अननोन करंट. ठीक है, 2 से ज्यादा अननोन करंट जिसमें हम कंसीडर करें. ठीक है, तो चलिए सर 2 से ज्यादा अननोन करंट को कंसीडर करके अपन क्वेश्चंस पे आते हैं. तो देखिए सर, एक क्वेश्चन है आपका कि ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है. ये एक्सेल है. अब आपसे ये बोला जा रहा है कि वी आर हैविंग दीज रेजिस्टर्स, और मान लो कुछ कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लो. एंड दिस इज ऑफ 20 वोल्ट सेल. ठीक है, इसको V इज इक्वल टू इतना मान लेते हैं. वी हैव टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. इसमें 2 चीजें सिखाऊंगा मैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा कि कैसे निकलेगा, और करंट भी बता दूंगा. तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं सर, हर ब्रांच में हमें करंट चाहिए, हर ब्रांच में करंट चाहिए, तो हमें करंट बताना है हर ब्रांच. तो कैसे करें सर? तो फिर से हम कहीं से स्टार्ट करेंगे. पहले तो कुछ करंट मानेंगे, पहले तो कुछ करंट मानेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे. तो मान लो कि मैंने कुछ करंट मान लिया कि दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सेल एंड दैट करंट इज I. ठीक है भाई, हमने करंट मान लिया I. जब ये करंट यहां पर पहुंचेगा तो इसको कितने पाथ मिलेंगे? हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फॉर द फ्लो ऑफ दिस करंट? ऑब्वियसली 2. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. तो अभी ना 2 पाथ मिला, तो दोनों पाथ में करंट डिवाइड होगा. अगर इन दोनों पाथ, ये दोनों पाथ अगर आइडेंटिकल होते तो करंट इक्वली डिवाइड होता, बट दीज 2 पाथ्स आर नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल इन द सेंस कि दोनों पाथ में रेजिस्टेंसेस आर नॉट सेम, तो इसलिए इक्वली करंट तो डिवाइड नहीं होगा. तो मान लीजिए कुछ I1 करंट यहाँ गया, तो कुछ I2 करंट यहाँ मान लेते हैं हम. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि I1 प्लस I2 इज नथिंग बट I? कह सकता हूँ या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस सर. यस सर. भाई जो टोटल करंट आपका I है ना, वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. तो I1 एंड I2 का सम अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल टू द I. जो करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी के बराबर है. अब यहां से I1 आया. अब ये I1 जब यहां से आया तो इसको फिर से यहां पर 2 ब्रांचेस मिल गए. मान लीजिए कि I3 करंट अगर यहां चला गया, तो रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इनटू दिस ब्रांच. इसको मैं कह सकता हूं I1 माइनस ऑफ I3. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो इस ब्रांच में ऊपर से जो करंट आ रहा है दैट इज I1 माइनस ऑफ I3, और यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I2. इस जंक्शन पे ये दोनों करंट ऐड होंगे, और जब ये दोनों करंट ऐड होगा तो यहां से जो निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3. एम आई करेक्ट? प्लीज रिस्पॉन्ड. और यहाँ से जो करंट आ रहा है सर दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू I3. ये I3 यहाँ से आ रहा है. तो इस पॉइंट पे जब ये करंट आएगा तो ये दोनों करंट ऐड होगा. अगर इन दोनों करंट को ऐड करो तो आपको नहीं लगता I3 एंड I3 विल कैंसिल आउट एंड व्हाट वी विल गेट विल बी नथिंग बट I1 प्लस ऑफ I2. I1 प्लस ऑफ I2 फाइनली मिलेगा एंड दैट इज नथिंग बट I. क्लैरिटी है भाई? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? तो देख लीजिए. अब ये कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने ऊपर से क्यों डिवाइड किया, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे. सर आप ये भी तो कर सकते थे कि I2, यहाँ से जो I2 आ रहा है उसको भी तो आप डिवाइड कर सकते थे.
ठीक है, या दोनों को क्यों नहीं किया? तो देखो, समझे आप मैं क्या डाउट क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर? भाई बच्चा ये भी Yes, कह sir. सकता है ना कि Yes, आपने sir. I1 को 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया यहाँ यहाँ, तो वैसे ही I2 पे भी तो 2 तरफ डिवाइड होना चाहिए, बट यू हैवंट डिवाइडेड इट। इसलिए क्योंकि मैंने आपसे बार बार क्या बोला है कि एक ही रेजिस्टर में एक से ज्यादा डायरेक्शन करंट की नहीं हो सकती है। अगर मैं I1 को भी डिवाइड करूं और I2 भी को भी करूं, तो एक करंट इस रेजिस्टर में नीचे से ऊपर जा रहा होगा और दूसरा करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। द डायरेक्शन ऑफ करंट in a resistor will only be unique, will only be one, it has to be unique, right? ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो अब दूसरा डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर अगर ऐसा है कि एक ही डायरेक्शन चाहिए, तो फिर आप नीचे वाले करंट को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, ऊपर ही क्यों करोगे? तो मैं आपसे बता दूं कि आपकी मर्जी है, या तो आप ऊपर वाले जंक्शन पे करंट को डिवाइड करिए या नीचे वाले जंक्शन पे करंट को डिवाइड करिए, इट्स योर प्योर चॉइस। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले जंक्शन पे भी डिवाइड करो और नीचे वाले जंक्शन पे भी डिवाइड करो, बिकॉज द मोमेंट you will divide the current at the upper junction and at the lower junction, the moment you will do this, जैसे ही आप ये कार्यक्रम करेंगे या ये आप काम कर देंगे, तो क्या होएगा? जैसे ही आप ये कर देंगे वैसे ही क्या होएगा? वैसे ही ये होएगा कि एक ही रजिस्टर में there will be more than one direction of current, which is impossible. Did you understand? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, ब्लू, नीले, हाउ मेनी अननोन डू वी हैव? 3. 3। तो 3 अननोन, तो एटलीस्ट वी नीड 3 लूप्स, और 3 लूप अगर चाहिए, क्योंकि मतलब 3 अननोन है, तो टू सॉल्व देम दीस 3 अननोन्स एटलीस्ट हमें 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें 3 लूप चाहिए, तो कम से कम ये कहानी होनी चाहिए। तब ये कहानी होनी चाहिए, उस कहानी को होने के लिए 3 लूप तो हमें चाहिए। तो मैं लूप कंसीडर कर रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ से कर रहा हूँ, A B C D E F, और एक ये V आपको दिखाई दे। तो मैं 3 लूप ले रहा हूँ, देखो इन लूप A B E F A से B से E, E से F, F से A से B करंट की डायरेक्शन तो -2I1, B से E करंट की डायरेक्शन में फिर से रेजिस्टर तो 2I1 I3 माइनस साइन के साथ, E से F जाने में यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कितना हो जाएगा? +1 मल्टीप्लाइड बाय I2, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2I1 एंड अगेन वी हैव 2I1, so this will become equal to -4I1 plus of I2 plus of twice of I3 is equal to 0। I hope I am correct with the simplification। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, इसी तरह से इन लूप, कौन सा लूप? तो लूप BCDEB, इस वाले लूप में। तो अगर इस लूप में आप कंसीडर करेंगे, अगेन यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B to C, दैट मींस -4I3। फिर D से आप E पे अगर आप जाएंगे तो +3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, और उसके बाद E से B पे आप जाएंगे तो प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो I1 वाला पार्ट देखोगे तो ये हो जाएगा सर 3I1 प्लस ऑफ 2I1, दैट मींस इट बिकम्स इक्वल टू 5I1। I2 वाला देखो तो 3I2, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया रे, I2 वाला पोर्शन सिर्फ एक ही है, तो प्लस ऑफ 3I2, और यहाँ पर क्या होएगा? -4I3 -3I3 7I3, और -2I3, तो -9I3। देख लीजिए बेटा, एक बार सिंप्लीफिकेशन को क्रॉस चेक कर लीजिए। ये 2 इक्वेशन बनी है, बट आई नीड 1 मोर इक्वेशन, आई विल फॉर्म 1 मोर इक्वेशन बाय टेकिंग 1 मोर लूप। तो बट पहले, उससे पहले यहाँ तक आप नोट करिए, सो दैट आई कैन फॉर्म 1 मोर लूप। Done, sir.
तो आई होप कि इट्स नोटेड बाय एवरी वन ऑफ यू। सबने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. ठीक है, तो अगर सबने नोट कर लिया तो लास्ट लूप, अब देखो वो आपकी मर्जी है कहां से क्या लेना चाहते हो, बट मैं जो यहाँ पर लास्ट लूप लूंगा वो देख लेना। इन लूप A B C V A, I'll tell you how I'm taking the loop. देखो यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे, now I'm coming to this portion, I'm going this way, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये लूप है हमारा। वी आर टेकिंग द आउटर पोर्शन ओनली। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ 4I3 और ये प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओगे तो सब माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट और 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा सर I1 प्लस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू 10 इज माय थर्ड इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? आसिया, कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 एंड I3? हाउ विल यू डू दैट? सर एलिमिनेशन रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन इक्वेशन से। ओके, कोई नहीं। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यू कैन एलिमिनेट I2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I2 को एलिमिनेट कर लो, एंड वंस द I2 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, अब उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I2 एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आएगा, लेट मी कॉल दैट इक्वेशन एज फोर्थ इक्वेशन। वो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में अब फिर से I1 और I3 एलिमिनेट कर लोगे तो वैल्यूज आ जाएगी। मतलब अब आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व, राइट? आप मैथ्स वाले हैं तो आप मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व, तो यू कैन सॉल्व, राइट? टेल मी यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट करिए इक्वेशंस। आई एम नॉट गोइंग टू टेल you how to solve, or I'm not going to give you the answers for this because I've just taken some random values। तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करो मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। तो इसलिए आई एम ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द आंसर। तो आप सॉल्व कर लेना, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन सही होगा तो आपका आंसर भी सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये इरेज कर दूं? ये इरेज कर दूं बच्चों? ठीक है, तो आई कम टू वन मोर क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। सर क्वेश्चन ऐसे है, ये 5 वोल्ट, इसका नाम ई रखा गया है क्वेश्चन में। ये डायरेक्ट आपको डायग्राम डायरेक्टली आपको गिवन है। ये 4 ओम है, इसमें करंट वरेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको गिवन है। इस पॉइंट को ए बोला गया है। इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज I1, और यहाँ पर दोनों करंट का सम जा रहा है दैट इज ये, मतलब यहाँ जो करंट जा रहा है ये I1 माइनस ऑफ I2 है। I1 का कुछ पोर्शन वहां फ्लो करा दिया है 1 ओम। यहाँ जो करंट आ रहा है वो I1 है विदाउट एनी डाउट। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें जो करंट लिया गया दैट इज इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I3। इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज I3, और यहाँ जो करंट आ रहा है दैट इज I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1। ये सब आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उस क्वेश्चन में गिवन, जिस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी के जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1, यहाँ से जो करंट आया I1 माइनस ऑफ I2 वो इधर से आ गया I1 माइनस ऑफ I2, और यहाँ जो आपको करंट जा रहा है वो I3 जा रहा है। तो आपको I1 I2 I3 बताना है। फाइंड I1 I2 and I3. I'll ask you to at least form the 3 equations which is required. Obviously यहाँ पर 3 unknown है, तो you will need 3 equations to solve this problem. तो आप लोग 3 equations कम से कम जल्दी से बनाइए, और वो बना के अगर सॉल्व हो पा रहा है तो कीजिए और मुझे आंसर बताइए एकदम खट से। प्लीज एवरीवन हरी अप।
सर हाँ जी सर, सर वो एक बैटरी का वोल्टेज मैं लिखना पहले भूल गया हूँ, 10 वोल्ट। यस सर 10 वोल्ट कंसीडर कर लीजिए उसका वोल्टेज। सर उसके नीचे वाला रेजिस्टर अच्छा, ये भी नहीं बताया। एक मिनट बता रहा हूँ। 4 ओम अगेन। सर 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 एक और रेजिस्टर सी वाले में just out one more. Okay, let me just check. 2 ओम ले लो उसको। So equations are done. सबने ड्रॉ मतलब इक्वेशन फॉर्म कर लिया। मेरे हिसाब से इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, एंड द आउटर स्केलेटन यू टेक इट एज 3। तो मैं भी लूप ले लेता हूँ और इक्वेशंस देख लो। जैसे मान लीजिए कि मैं लूप ले रहा हूँ इन लूप ए बी। इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, सी कहीं पर गिवन है क्या? ए बी, इस पॉइंट को सी कह लीजिए और इस पॉइंट को डी कह लीजिए। तो आप देखिए इन लूप ए बी सी ए, इस वाले लूप में अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आप कुछ और तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। आपकी इक्वेशन में कुछ और फॉर्म हो सकता है, बट द फाइनल आंसर शुड बी सेम। तो देखिए सर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4i2 माइनस ऑफ 2 इंटू आई टू प्लस ऑफ i3 माइनस ऑफ i1 और सेल में प्लस ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4i2 और i2 6i2, ये हो जाएगा सर 6i2 और ये i1। तो माइनस ऑफ i1 माइनस ऑफ 6i2 माइनस ऑफ 2i3 is equal to minus of 10. Minus will cancel out everywhere. So i1 plus of 6i2 plus of 2i3 is equal to 10. Is my one of the equation. इसी तरह से एक और लूप ले लेता हूं यहाँ पर। इन लूप, अब कौन सा लूप ले लूं? कोई सा भी ले लो, ए सी डी ए। अगर मैं ये लूप ले लेता हूं तो ए से सी आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 10। ये वाला जो रेजिस्टर है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस ऑफ i1। ये वाला रेजिस्टर ए से सी पे मैं जा रहा हूँ, सी से डी पे, सी से डी में आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस ऑफ 2 इंटू i2 प्लस ऑफ i3 माइनस ऑफ i1। तो उसके बाद डी से ए में अगेन आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस ऑफ 4 इंटू i1 माइनस ऑफ i2। दिस होल इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो i1 और 4i1 और 2i1, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, आई विल गेट 7i1। उसके बाद माइनस 2i2 माइनस 4i2, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6i2 माइनस ऑफ Sir, 2i3।
इज इक्वल टू 10। मेरे सर वो जी ADCA होगा ना? ADCA या ACDA आपकी मर्जी है। सर लेकिन बीच में C से D भी तो एक करंट जा रही है, तो हम उल्टा कैसे ले लेंगे? ऐसा किसने बोला? ऐसा कोई किसने मतलब आपको बोल दिया कि आप उल्टा नहीं ले सकते? आपको मैंने बार बार कहा कि यू कैन ट्रैवर्स इन द लूप इन एनी डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस। इसीलिए तो आपने पढ़ा है कि अगर रेजिस्टर आपको करंट की डायरेक्शन में मिल रहा है तो रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव, और रेजिस्टर अगर आपको करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो रेजिस्टर का वोल्टेज पॉजिटिव। इसीलिए तो बोला गया, अदरवाइज तो एक ही करंट की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए थी, वोल्टेज का एक ही वैल्यू होना चाहिए था। फिर तो नहीं समझे? आप समझ समझे मेरी बात? यस है ना? सर। वोल्टेज की फिर तो आप सिंपली ये कहते हैं कि भाई रेजिस्टर का वोल्टेज हमेशा नेगेटिव लेंगे या हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो आपने क्यों बोला कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट? याद रखो, यू कैन ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ऑपोजिट टू करंट। ठीक है बेटा? ये Yes, दो sir. इक्वेशन हो गई। मैं थर्ड इक्वेशन लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो आप में से किसी ने ऐसे लिया है लूप जो मैंने लिया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ऐसे लिया, तो फर्स्ट वाला मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एंड आई विल टेक वन मोर लूप हियर इन दिस केस। सेकंड वाला अगर किसी ने किसी और तरीके से लिया तो नो इशू विद दैट, आप जैसे मर्जी वैसे लूप ले सकते हैं, वैसे आप जैसे मर्जी जहां से मर्जी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं लूप के साथ, है ना? फाइनल आंसर हैज टू बी सेम। ठीक है, अब एक लास्ट लूप ले रहा हूं, इन लूप ABEDA, मतलब बार बार बार। तो माइनस ऑफ 4i2 आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस ऑफ 5 वोल्ट। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर से देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम B टू A, तो प्लस ऑफ 4 इंटू I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो ये 4i2 और ये 4i2 I2, तो 4i1 प्लस ऑफ 8i2 सॉरी माइनस ऑफ 8i2 इज इक्वल टू 5 इज माय थर्ड इक्वेशन। आई होप ये तीनों इक्वेशन सबको पता है, सबने लिख लिया होगा अपने हिसाब से। Yes, sir. ठीक है, तो आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? आगे बढ़े हम यहाँ तक। अब आपको केसीएल केवीएल में कोई इशू तो नहीं होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। इज देयर एनी इशू एनी मोर विद द केसीएल एंड केवीएल विद एनीवन? नो सर। नो सर। तो अब देखो इसमें अब और ज्यादा क्वेश्चन करा के वो बस टाइम पास कर रहे होंगे हम। आपको मेथड जितना समझना था आप समझ चुके हो, बाकी आपका तरीका अब जो अब आपको कितनी प्रैक्टिस हो पाई या कितना आपको एक समझ आ पाया, वो आपको उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट, हाउ मच ऑफ द कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड और हाउ मच मोर क्लैरिटी यू नीड। तो वो तो आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस से पता चलेगा, बट जो चीजें चाहिए थी, जो चीजें हमें सीखना था, मैं सिखा चुका हूँ। अब सर हम इसके बाद जस्ट इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMF कहते हैं, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई कॉल इट एज TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक है, ये लिखिए आप। दो चीजें हम डिफाइन करेंगे रिलेटेड टू अ सेल, एक है EMF और दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या चीजें हैं, इसको समझाने के लिए पहले तो मैं एक एग्जाम्पल पे बात करूंगा और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद एक्चुअली मैं सेल के EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट एक बात याद रखना कि ये जो टर्म है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये अपने आप में एक मिसनोमा है। मिसनोमा का मतलब ये है कि जो नाम है वो एक्चुअली में वो है नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स। क्या है फिर ये, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट एक बात ऑब्वियस है कि ये फोर्स नहीं है। तो सर इसका नाम फिर फोर्स क्यों है? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो इसलिए नाम रख दिया था फोर्स। उसके बाद when the people later on realized that it is not a force, it is something else, तब भी लोगों ने इसके नाम को चेंज नहीं किया, they stick to this name only, और इसीलिए इसको आज भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये बात ऐसी है जैसे हीट के केस में पहले के
मतलब लोगों ने अस्यूम करा था या समझा था कि हीट इज काइंड ऑफ लिक्विड विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड दैट लिक्विड वाज कॉल्ड एज कैलोरी। ठीक है, इसीलिए आपका जो टॉपिक है 11th में आपने पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कैलोरी भी कहा जाता है या यूनिट ऑफ एनर्जी को कैलोरी भी कहा जाता है। वो आपने इसलिए पढ़ा होगा बिकॉज अर्लियर पीपल यूज टू थिंक दैट के हीट इज फॉर्म ऑफ सम लिक्विड विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी, तो इसलिए उसका नाम पुराना नाम कैलोरी है। Later on we realized that heat is not a liquid, rather it is a form of energy or it is a form of work done. ठीक है, तो but people stick to that unit or that name and they kept the name same, calorimetry. उसी तरह से यहाँ पर electromotive force we have kept the name as a force but it is not a force. तो फिर ये है क्या, इसको समझने के लिए I'll take one example which is very much suitable to understand this EMF. उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ लेंगे तो ईएमएफ क्लियर हो जाएगा और ईएमएफ में क्लैरिटी आ जाएगी तो ईएमएफ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस दैट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि देयर इज अ स्लाइड। स्लाइड आप लोगों को पता होगा, पार्क में जो स्लाइड होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। पार्क वाले स्लाइड की बात कर रहा हूँ। पार्क में गए होंगे ना आप लोग 2019 बीसी में। यस सर। 19, अब तुम में से कोई कह सकता है 2019 बीसी कब से होगा? व्हाट इज मेंट बाय बीसी इन दिस केस? मास्टर क्या कहना चाह रहा है बीसी? बिफोर कोविड। अरे वाह, बिफोर कोविड। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, मान लीजिए स्लाइड है भाई, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। अच्छा ये भाई आसिया, ये स्लाइड है, सैंडल नहीं है, हील वाली। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मान लेते हैं कि ये स्लाइड है और एक बच्चा है जो यहाँ पर है। ये बच्चा बालक, आप में मैं बालक वालक वर्ड यूज कर सकता हूँ भाई, इतना तो कर सकता हूँ। I know that none of you is from London or US or some other parts of the country, all are from India. तो बालक मोर और लेस सबको पता है। किड, चाइल्ड का हिंदी बालक। अपने भाषा में थोड़ा सा फ्लेवर ज्यादा आता है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट एज बालक। और मान लो यहाँ पर इस बालक को, बालक चाहता है कि वो, भाई हर बार बालक चाहता है बचपन में कि वो स्लाइड पे चढ़े विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयर्स और स्टेप्स, और फिर यहाँ से स्लाइड करे। हम यही तो करते थे बचपन में, यही करते थे हम भाई बचपन में। मैंने भी यही किया है, आपने भी करा होगा अपने बचपन में कि यहाँ से अपन ऐसे ही स्लाइड करते हैं तो मजा आता है। तो इसके लिए लेकिन आपको टॉप पे पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां से आप स्लाइड करेंगे, है ना। जैसे आजकल अम्यूजमेंट पार्क या वाटर पार्क जो होते हैं आपके, उसमें भी होता है ऐसा स्लाइड, उसमें ऊपर चढ़ोगे उसके बाद ही तो स्लाइड करोगे ना। अब बालक के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्लाइड का जो स्टेप है ना, वो यहाँ पर वाला स्टेप टूटा हुआ है और बालक को ऊपर चढ़ना नहीं आता विदाउट स्टेप, कि वो कैसे कूद के ऊपर पहुंच जाए या इस वाले स्टेप पे डायरेक्टली वो जंप कर जाए, ऐसा उसको नहीं पता है। ही कैन नॉट डू दैट। तो बालक के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो यहां से यहां पहुंचे कैसे, है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा, इसको अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को एनर्जी के टर्म्स में बताऊं, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप सोचे इसको कि ये रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और mgh जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप mgh लिखते हो तो उसमें h इज द हाइट फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन। मतलब आप समझ लो कि ग्राउंड को मैंने रेफरेंस मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में आई विल मेजर द हाइट। तो ग्राउंड पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी हाइट कितनी होगी बेटा? इफ समथिंग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स हाइट? 0। वेरी गुड, दैट विल ऑब्वियसली बी 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आई कैन क्लेम दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बालक इज 0 एट दिस पॉइंट। एम आई करेक्ट आसिया? बिकॉज इट्स द हाइट ऑफ द बालक फ्रॉम द ग्राउंड इज 0, तो मैं उसकी एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूँ। कोई दिक्कत अभिनव? नो सर। ठीक है। अच्छा, बालक सोचो कि टॉप ऑफ दिस स्लाइड पे जब आएगा तो बालक की एनर्जी 0 रहेगी या मैक्सिमम होगी? इस केस में हाइट मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन ही रीचेस द टॉप ऑफ द स्लाइड। तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस। मतलब 0 से उसको हायर एनर्जी लेवल पे आना और वो खुद से नहीं आ पा रहा। तो अब पार्क में, इस पार्क के अंदर एक चचा है
बहुत लंबे से चचा। चचा का कोई काम नहीं है, उनको दया आ गई बालक पे बस। तो चीचा ने क्या किया, चीचा बोले तो अंकल, समझिएगा सर। और मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं वो ये नहीं कि टाइम पास कुछ कर रहा हूँ आपके साथ, ये सारी चीजों को मैं एग्जैक्टली रिलेट करूंगा विद द सेल एंड द इलेक्ट्रॉन। तो इस चीचा ने क्या किया, बालक को यहां से उठाया और उठा के यहाँ पहुंचा दिया। तो एक्चुअली में व्हाट अंकल इज डूइंग इज he is increasing the gravitational potential energy of this child. Is it clear? उसने अंकल ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चे की बढ़ा दी और उसको मैक्सिमम कर दिया, तो बालक यहाँ पे पहुंचा। अब बालक की जब एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो किसी भी चीज की एनर्जी मैक्सिमम हो तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, वो उसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एनर्जेटिक है भाई वो अभी, तो क्या करेगा वो, इस एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ दिस एनर्जी, ये बालक ऊपर से नीचे खुद से स्लाइड कर जाता है। इस एनर्जी ड्यू टू और बाय वर्च्यू ऑफ एनर्जी, ये बालक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे खुद से आराम से पहुंच गया। अब फिर जैसे ही यहाँ पहुंचा, अब उसको रियलाइज हुआ भाई मेरी एनर्जी तो फिर से जीरो हो गई। फिर वो यहाँ पर गया, फिर अंकल को बोला अंकल फिर वही काम करो ना। अंकल ने फिर से इसको उठाया, फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, फिर बालक ऊपर से नीचे स्लाइड हुआ एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन एनर्जी, फिर अंकल के पास गया। इसका मतलब if this balak wants to continue this sliding process, so every time he reaches the ground, uncle will have to provide this balak a sufficient amount of energy so that कि वो बालक टॉप ऑफ द स्लाइड पे जा सके और उसके बाद फिर वहां से एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी वो स्लाइड कर सके। क्लियर है? इसका मतलब बालक की एनर्जी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, या रिक्वायर्ड एनर्जी टू टेक द बालक फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ये कौन कर रहा है, ये प्रोसेस, ये काम कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि दिस इज बीइंग डन बाय द अंकल। इज इट क्लियर? अंकल इज दैट सोर्स फॉर दिस बालक हु इज इंक्रीजिंग हिज एनर्जी फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम। इज इट क्लियर? अरे बोल, मेरा गला सूख गया, तुम भी तो बोलो। ठीक है, अब जब आप किसी भी चीज की एनर्जी आप बढ़ाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप एनर्जी बढ़ाते हो, ठीक है, एक चीज को आप नीचे से उठा के ऊपर रखो, तो टू इंक्रीज द एनर्जी आपको ऑब्वियसली कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डूइंग वर्क यू कैन नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, राइट? वो तो अगेंस्ट द एनर्जी का कंजर्वेशन चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब एवरी टाइम दिस अंकल puts the balak on the top of the slide, or every time uncle increases the energy of this balak, so uncle is doing some work on this balak every time whenever he lifts the balak from the lower energy state to the higher energy state. Am I correct? तो मतलब अंकल वर्क कर रहे हैं। बट एक बात सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज नीचे है, सोच के ग्राउंड पे गिरी हुई है, और आप उसको यू वांट टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप एक बात सोचो कि आपको झुकना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड और नॉट, यू विल हैव टू बेंड योर बॉडी और नॉट। यस सर। इसका मतलब जब आप, मतलब ये अंकल when he will be lifting this kid, so at the same time he will be lifting his own body weight also. सोच के देखो, अगर आप किसी चीज को, नीचे पड़ी हुई चीज को ऊपर उठाना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को नहीं उठाते हो, साथ साथ आप अपने बॉडी वेट को भी ऊपर उठाते हो। एम आई करेक्ट? इसका मतलब आप दो काम एक साथ कर रहे हो। यू आर नॉट ओनली डूइंग वर्क टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द बालक, as well as you are doing work against your own body weight also. You are doing work to lift your own body weight also at the same time when you are lifting the kid from the ground. समझ आ गई बात या नहीं है जी? सर वो अंकल का तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो वो तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो मतलब बोल तो वो अपने वेट को कैसे उठाएगा? मतलब अच्छा, पहली बात तो ये कि वेयर डू यू थिंक द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अंकल विल लाई? कहां पर लाई कर रहा होगा?
What Somewhere in the is abdominal part. what is the relation of center of mass with this lifting case? भाई आप एक बात समझिए ना, लॉजिकली सोचिए कि पहली बात तो ये अंकल यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है कि आप कह सकते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर हो सकता है, उसके चेस्ट पे उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है ना, पॉसिबल है। खसपेल कहाँ गया? ये चला गया, खैर वो डिस्कनेक्ट हो गया। भाई यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो आपको झुक के उठाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी बिना झुके आप उठा लोगे। तो जब आप झुकोगे तो आप अपने बॉडी को भी तो स्ट्रेट करोगे ना भाई। आप झुके थे तो आप अपने बॉडी को भी स्ट्रेट करोगे, मतलब यू आर लिफ्टिंग योर ओन बॉडी वेट आल्सो। इज इट क्लियर? प्लीज Sir, टेल मी। can you जी शिवांग, आप फिर से बता सकते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। आई मीन इट हैज नो रोल ऑफ इट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। भाई सेंटर ऑफ मास मान लो मेरा चेस्ट पे, यहाँ है मेरा सेंटर ऑफ मास, मान लो यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर सड़क पे मान लो 2 रुपए का कॉइन गिरा हुआ है एंड यू हैव टू लिफ्ट दैट 2 रुपीज कॉइन फ्रॉम द रोड, तो इन दिस प्रोसेस विदाउट बेंडिंग योर बॉडी आप क्या दो इतना लंबा आपका हाथ है कि वो एकदम सड़क पे पहुंच गया और आपने उठा लिया? नो सर। तो आपको झुकना पड़ेगा या नहीं झुकना पड़ेगा? यस सर। मतलब आप ऐसे थे, आप झुके तो यू विल अगेन हैव टू लिफ्ट योर बॉडी, बिकॉज अगर आप ऊपर करना चाहते हो बॉडी को तो आपको अपने आप को एक झटका तो देना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो इस प्रोसेस में यू आर डूइंग सम वर्क और नॉट? यस सर। और आपने बॉडी को बेंड कर दिया ना, तो आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वैसे ही चेंज हो गई सर। सर पर सिस्टम के यस, अंदर देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही से समझना है तुमको, तो देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट इज ग्रेविटी। नहीं समझे? यस सर। अगर आप यही समझना चाहते हो कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, भाई ये तो अब खुद ही से झुक रहा खुद ही से उठ रहा है, तो भाई ग्रेविटी तो है ही है पूरे पिक्चर में। यस you are bending your body and you are coming up against the force of gravity only, right? तो खैर, तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी चलो ये खासपल को समझना था। एनीवेज, बाकी बच्चे सब समझ गए हो कि इस बालक को लिफ्ट करने में अंकल को अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू लिफ्ट हिज ओन बॉडी वेट आल्सो। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। बच्चों, बच्चों Yes. सारे ठीक है। इसका मतलब जितना वर्क अंकल ने किया, क्या होल ऑफ द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द बालक, या सम ऑफ द वर्क इज नॉट कन्वर्टेड into the energy of the balak, and that is that work which is done against his own body weight? तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूं कि अंकल ने जितना वर्क किया, the whole of the work is not converted into energy of the balak. Is it clear? यस सर। ये बात ऐसी ही है बेटा कि चलो अभी तो ऑनलाइन चल रही है आपकी क्लासेस, या ऑनलाइन आप पढ़ने लगे हो, या ऑनलाइन का अब वो आ गया है एक मतलब प्लेटफॉर्म आ गया है, तो अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ता कोचिंग के लिए, ट्यूशंस के लिए। आप अपने घर पे 2 मिनट पहले कनेक्ट कर सकते हो। बट मान लो कि अगर आपको कोचिंग जाना होता, और आपके कोचिंग जाने के लिए यू नीड हाफ एन आवर टू रीच योर कोचिंग, 2 घंटे की क्लास है, तो आधा घंटा आपको जाने में लगता है और हाफ एन आवर यू वुड हैव टेकन टू रीच बैक टू योर होम फ्रॉम योर कोचिंग। मतलब 2 घंटे की क्लास के लिए आपका कितना टाइम यूटिलाइज होता? 3 घंटे। बट उसमें इफेक्टिव कितना होता? ओनली 2 आवर्स, बिकॉज क्लास तो सिर्फ 2 घंटे की होती, लेकिन लगता कितना टाइम आपका? 3 घंटे। तो 1 घंटा जो आपका है वो आपका मतलब उसमें इफेक्टिव कुछ हुआ नहीं। बट यस, that 1 hour is also required because you'll have to reach the coaching. Unless you reach the coaching, you will not be able to attend the class, right? तो इसका मतलब है to attend the 2 hours class you will have to use 3 hours. Is it correct or not? बट इफेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव स्टडी टाइम कितना है, तो यू विल ओनली क्लेम दैट इफेक्टिव स्टडी टाइम इज 2 hours. बट यस, आई कैन नॉट मेक दिस 3 hours, आई कैन नॉट मेक दिस ट्रैवलिंग टाइम एज 0 बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. यस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब ऐसा हो गया ना, बट अगर अभी भी आपको स्कूल जाना पड़े तो यू कैन नॉट मेक ट्रैवलिंग टाइम 0. देयर विल बी ट्रैवलिंग टाइम. क्लियर है भाई? बात समझ आ गई? तो अब फिर से सुनो, सारी चीजों को समराइज कर रहा हूँ. ये जो बच्चा है उसकी एनर्जी को अंकल बढ़ा रहे हैं बार बार, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे.
ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे एनर्जी मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे बच्चे को पहुंचाने का काम अंकल कर रहे हैं, एंड एवरी टाइम अंकल is increasing the energy, he is doing work against his own body weight and against lifting the balak against the gravity at the same time. तो मगर टोटल जो वर्क करता है अंकल, उसका कुछ पोर्शन उसके अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करने में भी यूज हो रहा है, तो दैट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी बट सम पोर्शन ऑफ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो मतलब बालक को बार बार लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंचाने का काम अंकल का है, और इस प्रोसेस में अंकल खुद को क्या कर रहा होगा, बार बार अगर आप बार बार झुको ऊपर हो तो आपकी अपनी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा या नहीं, आप एग्जॉस्ट हो रहे होंगे या नहीं। यस सर सर। अब जब ये एग्जांपल सबको क्लियर है, टेल मी, हरी अप, गिव मी अ रिस्पांस। इज दिस एग्जांपल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सक्षम, यशवर्धन, मनस्विन, मानस, Yes, sir. अनुभव, अभिनव, आसिया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Clear. sir. यस सर। अब इसी चीज को अब समझो, ईएमएफ और टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक सेल, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लोगों ने सुना होगा कि ईच सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल को आपने क्वाइट डिटेल में पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का या नहीं हुआ है? हो गया। हो गया है, तो वहां पर क्वाइट डिटेल में आपने पढ़ा होगा उसको। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जो काम अंकल का है वही काम सेल का है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। दूसरा, जो स्टेप्स के टूटने से जो बच्चे को प्रॉब्लम है ऊपर जाने में, मतलब स्टेप एक तरह का रुकावट बन रहा है बच्चे के लिए। रुकावट समझते हो? इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस चाइल्ड टू रीच टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड देन टू स्लाइड फ्रॉम देयर। वही काम यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टर का है इन दिस सर्किट। ये जो स्टेप्स का काम है यहाँ पर, वही काम यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का है। जो काम अंकल का है वही काम यहाँ पर सेल का है। अंकल जब बच्चे को उठाता है, बालक को जब लिफ्ट करता है, तो उसको अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट भी कुछ वर्क करना पड़ता है, जो वर्क बालक को एज एन एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका लॉस हुआ मान लो। तो ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम वही है जो अंकल के बॉडी वेट का काम है। मतलब अंकल ना चाहते हुए भी अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं, उसी तरह से सेल ना चाहते हुए भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा। अब सर बच्चा कौन है यहाँ, बालक कौन है? तो कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी मेक अ गेस किससे मैं बालक को रिलेट करूंगा? किसे? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन से। बहुत बढ़िया बच्चों, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन वही है जो यहाँ पर बालक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अगर कंप्लीटली सर्किट में घूमना है बार बार, तो बार बार अगर घूमना है, सोच के देखो, तो इलेक्ट्रॉन को बार बार सर्किट में घूमने के लिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना है। तो इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी। ठीक है, एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन्स गोज थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स नीड्स एनर्जी। व्हाई? बिकॉज देखो, ये जो सेल है इसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम हायर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वी टेक इट एज लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। ये गया, ये यहां से चला चला चला, यहां से ऐसे जाते जाते जाते, इस एट द कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी ये इस रेजिस्टेंस को मान लो क्रॉस कर गया, लेकिन ये एनर्जी कौन दे रहा है? उसको सेल दे रहा है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, सेल के लोअर मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया? तो लोअर पोटेंशियल हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब लोअर पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां आना है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आना है। वैसे ही जैसे इस बालक को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे आना है, तो उसके लिए इस अंकल ने एनर्जी दी। उसी तरह से इस सेल, ये सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है टू मेक इट मूव वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। आई बात समझ में? इस प्रोसेस में सेल वर्क करता है वैसे ही जैसे अंकल वर्क कर रहा है। जैसे अंकल ने दो चीजों पे वर्क किया, इन लिफ्टिंग द बालक as well as in lifting the balak as well as lifting his own body weight.
उसी तरह से यहाँ पर सेल क्या करेगा, सेल विल बी डूइंग वर्क in providing the energy to the electron against the internal resistance and against the external resistance. In दोनों के against में cell will have to give the energy to that of electron so that it can cross the external resistance as well as internal resistance. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, सेल ने एनर्जी दिया जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। बट तुम एक बात सोचो, सर्किट में सेल के बाहर जो आपको इफेक्टिव एनर्जी मिली, ये इफेक्टिव वोल्टेज जो मिला, वो आपको कितना मिलेगा? तो अनडाउटेडली सेल ने जितना टोटल वर्क किया है वो आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेल के बाहर नहीं मिलेगा। क्या मतलब सर, क्या बोले? जैसे मान लो यहाँ पर अंकल ने 100 जूल वर्क किया, 100 जूल ऑफ वर्क, इस 100 जूल ऑफ वर्क का 20 जूल उसके अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट चला गया, तो बच्चे को कितनी एनर्जी मिली? 80 जूल्स, है ना। इसी तरह से यहां पर सेल ने मान लो 100 जूल वर्क किया, बट इसका 20 जूल इज लॉस्ट अगेंस्ट स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल ने जितना टोटल वर्क किया उसमें से 20 जूल का तो एनर्जी वहीं लॉस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ही लॉस हो गया। तो इफेक्टिव जो एनर्जी बच गई सेल इलेक्ट्रॉन के पास वो कितनी रह गई? तो दैट रिमेन्स ओनली 80 जूल्स। इसका मतलब इफेक्टिव एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल पाई है वो कितनी मिल पाई है? 80 जूल्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? और यही जो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव एनर्जी मिली है वही आपको सेल के बाहर इन द सर्किट आपको प्रोवाइड हो पाता है। जो इंटरनली जो लॉस हो गया है वो लॉस हो गया है। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 वोल्ट का सेल लेके आए और उस 10 वोल्ट के सेल में आप चाहते हो कि 10 वोल्ट ही आपको मिले वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब 10 वोल्ट का सेल लाते हो तो वो 10 वोल्ट आपका विदाउट इंटरनल एनर्जी विदाउट इंटरनल लॉस लिखा हुआ होता है 10। मतलब अगर आप 10 वोल्ट का सेल लेके आओगे तो आपको 10 वोल्ट उस सेल से नहीं मिलेगा, मतलब उस सेल का वोल्टेज आपको एक्सटर्नल सर्किट में 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, दैट विल बी लेस देन ऑफ 10 वोल्ट, 9.8 या 9.9 मिलेगा, बट एग्जैक्टली 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज सम ऑफ द वोल्टेज और सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब 10 वोल्ट का सेल 10 वोल्ट आपको नहीं देता, वो हमेशा लेस देन दैट ऑफ 10 वोल्ट आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। समझ आई बात? Yes, sir. तो जितना वो लॉस हो गया वो आपको एक्सटर्नल सर्किट में नहीं मिलेगा, वो अंदर ही लॉस हो गया, अंदर एक सेल ने खा लिया। और सेल ने क्यों खाया? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको वर्क करना था। क्लियर? तब बात समझना। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ईएमएफ को। सेल ने जितना वर्क किया, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का मिला के सेल ने जो वर्क किया, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या इन मूविंग द चार्ज वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट, सेल को जो जितना टोटल वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा, पहले सुनो। ईएमएफ का क्या मतलब है? टोटल वर्क विच इज डन बाय द सेल डिवाइडेड बाय द चार्ज इन मूविंग इट वंस थ्रू द सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और उस वर्क का जितना पोर्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल रहा है या एक्सटर्नल सेल के बाहर जितना आपको उस वर्क का पोर्शन आपको मिल रहा है आफ्टर द लॉस, जो बच गया, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया? जैसे अंकल ने जितना वर्क किया अगेंस्ट द ऑन द चाइल्ड एंड अगेंस्ट हिज ओन बॉडी वेट, वो टोटल वर्क हो गया ईएमएफ। बट बच्चे को जो इफेक्टिव वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन सक्षम? Yes, sir. ठीक है। तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से मैं बता रहा हूं और अब आप लोग डेफिनेशंस लिखेंगे। ये मान लीजिए सेल है, तो सर इससे पहले जो लिखा होता था कि सर सेल इज ऑफ 10 वोल्ट, तो वो क्या था सर?
वो एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करके लिखा हुआ रहता था। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सेल का ईएमएफ दिया हुआ हो, अगर ईएमएफ दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना लॉस हुआ है वो आपको गिवन नहीं है, ये मतलब हुआ उसका। और अगर वोल्टेज डायरेक्टली सेल का वोल्टेज गिवन है, ईएमएफ गिवन नहीं है, तो वो वोल्टेज का मतलब हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड नहीं आया। जैसे अगर मैं मान लो कि रेजिस्टेंस में निकालने के लिए मैं रो दे दूं तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे रो एल बाई ए, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू रो, अगर मैं सारी वैल्यूज दे दूं, एन दे दूं, एम दे दूं, ई दे दूं, टाउ दे दूं, ये सब देके मैं कहूं रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा। आई बात समझ में? तो ऐसा ही कुछ ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का खेल है। इज इट क्लियर? तो भाई देखो भाई, अच्छा मैंने क्या डेफिनेशन बोला, लिखो डेफिनेशन, ईएमएफ में लिखो, ईएमएफ में लिखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में लिखो। ऑब्वियसली आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये फोर्स नहीं है सर, इट्स नॉट द फोर्स। तो ईएमएफ में लिखिए, क्या लिखिएगा ईएमएफ में? इट इज डिफाइंड एज, लिखिए ईएमएफ में, इट इज डिफाइंड एज the work done per unit charge by the cell. It is defined as the work done per unit charge by the cell in making it move through the complete circuit. In making it move once through the complete circuit. In making it move once through the complete circuit. In making it move once through the complete circuit. लिख लिया सर? In making it move once through the complete circuit. सबने लिख लिया? Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या लिखिएगा? लिखिए इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the potential difference across the electrodes of the cell. It is defined as the potential difference across the electrodes of the cell. सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको मेथड इक्वेशन वाइज समझ लेते हैं। मान लो ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हुआ आई, तो एक्चुअली में टोटल वर्क डन, अच्छा एक बात याद रखिए कि पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? तो अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप लिखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को हम करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं फॉर अ गिवन रेजिस्टर। आई आर लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, वर्क डन अपॉन चार्ज V हो गया और V को आई आर लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ईएमएफ कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। EMF will be written as equal to work done against the external resistance plus of work done against the internal resistance. क्या क्लियर हो गई बात? तो EMF is equal to IR plus of IR. कोई कष्ट? ये मतलब यहां से आप I को ऐसे भी लिख सकते हैं EMF डिवाइडेड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आपको V गिवन होता है तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फिर से अलग से नहीं लिखना पड़ता, लेकिन जब आपको E गिवन है तो करंट लिखने का तरीका EMF डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर हो गई सर। अब इसमें एक और चीज समझते हैं, ये सेल के बाहर जो आपको वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा वो IR मिलेगा। ये जो अंदर IR हुआ है वो तो आपको सेल के बाहर नहीं मिलेगा, वो तो लॉस हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट आउटसाइड द सेल। जो लॉस हो गया यू विल नॉट बी गेटिंग इट आउटसाइड द सेल, वो तो लॉस हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बाहर मिलता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहां पर V इज इक्वल टू आई आर इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस यही
कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल के बाहर मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तभी तो आपको सेल को कहते हो कि जैसे आप कहते हो ना कि ये अगर रेजिस्टर है और V वोल्ट का सेल है बेटा, V वोल्ट का सेल और ये रेजिस्टर है, मैं आपसे पूछ लूं इस रेजिस्टर के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्या आप नहीं कहोगे कि सेल के बराबर है बच्चों? अगर मैं सेल का वोल्टेज V दे दूं तो आप यही कहोगे ना कि इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। नहीं आया? यस। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ एक और रेजिस्टर लगा दूं यहाँ पर, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो सेल का वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस होगा, तब ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, यहाँ पर क्यों ऐसा कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो कि इसको जीरो ले लो तो इसको जीरो लोगे, ये V होगा तो ये V होगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी V माइनस जीरो और सेल के अक्रॉस भी V माइनस जीरो। बट यहाँ पर अगर इसको जीरो लोगे तो ये जीरो तो होगा, ठीक है, बट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये कुछ और होगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आप V नहीं लिख सकते, या तो उस V में ये पॉइंट का वोल्टेज ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते। ये लॉजिक है। खैर, तो इसीलिए हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको हम फर्दर आगे क्या लिखेंगे। तो इसको हम फर्दर आगे लिखेंगे बेटा कि E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ IR, ऐसा लिख सकते हैं, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जो सेल के बाहर मिलता है ना टर्मिनल वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज जो आपको मिलता है, दैट इज V। ठीक है, और V हमेशा EMF से कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ लॉस हो जाता है अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। और यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कुछ देर पहले। मैंने आपसे यही पॉइंट बोला है कि अगर आप 10 वोल्ट का सेल लेके आओगे तो उसमें कुछ लॉस अंदर ही हो जाएगा। तो 10 वोल्ट के सेल का आपको जो इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा वो 10 नहीं मिलेगा, इट विल बी लेस देन 10। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस केस में वोल्टेज जो आपको मिला है वो EMF से कम है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ऐसी सर्किट जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, इसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब क्लोज्ड का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो कर सके, भाई पूरा पाथ क्लोज्ड हो ताकि करंट फ्लो कर सके। अगर कहीं पर भी क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। रास्ता टूटा हुआ है, ओपन का मतलब रास्ता टूटा है, क्लोज का मतलब रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसी को दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कह सकते हो। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब इस प्रोसेस में हो क्या है, इस प्रोसेस में सेल वर्क कर रहा है ऑन द इलेक्ट्रॉन टू मेक इट मूव। तो अगर सेल वर्क कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही होगी ना, इसलिए हमने इसको कहा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। मतलब सेल क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो सर क्या सेल सिर्फ डिस्चार्ज होता है? नहीं, सेल चार्ज भी होता है। अभी हम उस बात पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए सेल के थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, I इज इक्वल टू 0 है, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, तो अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई लॉस भी नहीं होगा। देयर विल बी नो लॉस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो देयर विल बी नो लॉस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस में EMF इज इक्वल टू V। मतलब आप बाहर से मार्केट से सेल लेके आए, उस पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है, भाई आप उसको यूज ही मत करो, उसमें करंट ही मत उससे फ्लो कराओ, तो उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई लॉस भी नहीं होगा। तो हम चाहे EMF बोलें या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोले, एक ही मतलब है। ठीक है, फर्क तो तब पड़ेगा जब करंट फ्लो होगा, क्योंकि द मोमेंट यू विल मेक द करंट फ्लो, लॉस विल टेक प्लेस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सेल चार्जेबल होते हैं, मतलब सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। भाई जिसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर जो सेल या बैटरी जो भी कह लो, वो चार्ज होती है या नहीं होती है? जो आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई होती है वो भी चार्ज होती है। चार्जिंग ऑफ सेल के केस में होता क्या है, देखो एक्चुअली में करंट की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द सेल वो होती है पॉजिटिव से निगेटिव। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये ऐसे आ जाती है। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ IR लिखेंगे आप इसको। तो V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ IR लिखेंगे, मतलब V बिकम्स ग्रेटर देन E। माइनस ऑफ माइनस क्यों करा सर आपने?
बिकॉज यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। जो नॉर्मल सिचुएशन में करंट फ्लो करता है व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर करंट के साथ कैसा एक साइन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो वी आर प्लेसिंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हम करंट के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर लगा दिया है। समझ में आई बात? दैट इज वाई इट विल बी रिटन एज E प्लस ऑफ प्लस आई। देख लो, नोट कर लेना तो बताना सर, ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे प्लीज नोट इट डाउन। सर जो आर आपने मेंशन कर रखा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है? नहीं, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। स्मॉल आर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्मॉल आर है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो आर है वो तो आपका कोई सर्किट का कुछ भी हो सकता है, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, वो ट्यूबलाइट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स सेल के या तो राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं या लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करते। मतलब स्मॉल आर को हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं दिखाएंगे। हम जब भी दिखाएंगे या तो सेल राइट साइड पे दिखाएंगे या लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये कहा ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस को राइट या लेफ्ट साइड कहीं भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ, either on the right of the cell or on the left of the cell, but not between the electrodes of the cell. मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस Okay. को दो इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं दिखा सकते आप, है ना? या तो सेल के राइट साइड पे दिखाएंगे या सेल के लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, जनरली राइट साइड पे ही दिखाते हैं लोग, बट यू कैन शो इट आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। क्लियर? यस सर। डन सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर ईएमएफ की कहानी। अब नेक्स्ट लिखिए आगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रेजिस्टर या कैपेसिटर सब एक ही बात। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है? तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे वो कैपेसिटर का हो, कि रेजिस्टर का हो, कि सेल का हो, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक ही सीधा मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं डिवाइड होगा? करंट डिवाइड नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका एक सेल है, ये ऐसे, ये एक सेल है ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ n नंबर ऑफ सेल्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं, एंड देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टर दिस वे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा इफ द करंट इन द होल इज सेम। मतलब करंट डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू डिवाइड। मतलब ये E1 R1 E2 R2, ठीक है, ये En Rn। तो करंट हैज ओनली वन ऑप्शन फॉर इट्स फ्लो, इट डजंट हैव ऑप्शन टू गेट डिवाइडेड इनटू अदर ब्रांचेस। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यस। यस। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक सेल से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दैट सिंगल सेल एंड व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल? तो ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और ये मान लीजिए कि आपका ये आर। तो भाई ये करंट आई जा रहा है, तो यहां से ये करंट आई आएगा। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट तो तभी कह सकते हैं ना, जब इस पूरे सेल का जो इफेक्ट है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, वही इस सिंगल सेल का भी इफेक्ट उतना ही हो जितना इस पूरे का इफेक्ट है। तभी तो हम दोनों सर्किट को आइडेंटिकल मान सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ट्रीट देम आइडेंटिकल।
ठीक है भाई, दोनों में अगर करंट की वैल्यू सेम जा रही है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इतने एन सेल्स लगा के जितना करंट आ रहा है उतना ही सिंगल सेल लगा के आ रहा है, तो इस पूरे एन सेल को हम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसी एक सेल की वैल्यू क्या होगी, यही पॉइंट है हमारा। तो इसके लिए इसको लूप को आप कुछ कंसीडर कर लो, ए बी सी डी। इसमें हम कंपैरिजन का खेल खेलेंगे। देखो इन लूप ए बी सी डी, अगर इस लूप में आप स्टार्ट करो तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ई इक्विवेलेंट, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से ई इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आई इंटू आर प्लस ऑफ आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? प्लीज टेल मी यस और नो। यस लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसमें किसी को कोई इशू? अरे बोलना पड़ेगा यार। नो सर। अब देखिए इसी तरह से बेटे इन लूप पी क्यू आर एस, अगर ये वाला लूप ले लें हम पी क्यू आर एस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो माइनस ऑफ E1, बिकॉज आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो माइनस लगेगा। माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ IR1 माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ IR2, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कहां तक, अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस ऑफ EN माइनस ऑफ IRN, थोड़ा सा छोटा करो, माइनस ऑफ EN माइनस ऑफ IRN माइनस ऑफ IR इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात दिखाई देगी, माइनस साइन सबको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए E1 प्लस ऑफ E2 अप टू EN आएगा या नहीं आएगा बेटा, प्लस ऑफ I कॉमन ले लीजिए तो आपको ये दिखाई देगा R1 प्लस ऑफ R2 अप टू RN प्लस ऑफ अप टू RN प्लस ऑफ R, दिस होल इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन। बोलो बेटे, यहां तक क्लैरिटी है तो बोलो। यस सर। कंपेयर कंपेयर 1 and 2। अब भाई मैंने बोला कि दोनों आइडेंटिकल तभी कहलाएंगे जब दोनों में करंट की वैल्यू सेम हो। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है एंड आई एम क्लेमिंग दैट दीस टू आर आइडेंटिकल, ये तो इसका मतलब यही हुआ कि E इक्विवेलेंट जो ये सिंगल सेल का है दैट शुड बी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 अप टू EN। जो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो वो इन सारे सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होना चाहिए। और इसी तरह से जो सिंगल सेल का R इक्विवेलेंट है दैट शुड बी द सम ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 अप टू RN, इन सब के सम के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअली में हुआ क्या है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यू हैव डन नथिंग, यू जस्ट हैव replaced the combination of more than one cell by a single cell। और सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो सारे सेल के ईएमएफ का सम है, ठीक है, उन सब का सम ले लो तो वो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, जिसको ई इक्विवेलेंट कहेंगे। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वो इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो होगा वो आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसको नोट करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये करना होता है E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ EN, ठीक है। जितने भी सेल हैं सबके ईएमएफ को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ। जितने भी सेल हैं सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया? यस भाई इज इट डन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। अच्छा, इसमें अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे देखो तो नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर एंड सो ऑन, राइट। मतलब एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन, ठीक है सर। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, मगर मान लो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि एक का ये नेगेटिव है
वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ नहीं बल्कि दूसरे के नेगेटिव के साथ अगर कनेक्टेड हो, ऐसा कॉम्बिनेशन, E1 R1, E2 R2, E3 R3। तो क्या सर ये अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा या कुछ और कॉम्बिनेशन होगा? तो याद रखो, इट इज स्टिल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इट विल बी स्टिल बी कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर करंट अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अभी भी ये सीरीज है, ठीक है, अभी भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। तो क्या सर ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी भी E1 प्लस E2 लिखेंगे? तो नहीं, अब ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका क्या मतलब? सर देखो, जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है ना, वो आपने तब ड्राइव किया जब आपने अज्यूम करा कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन। बट इसमें एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें बच्चों को ना याद रखने के लिए मैं ऐसे बता देता हूँ, रॉन्ग कॉम्बिनेशन कह लो इसको, ऑल्दो इट इज नॉट द टेक्निकल टर्म विच यू विल गेट इन योर बुक्स। ये सिर्फ आपस में समझने के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, और इसको मैं राइट कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखो, अगर आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है सीरीज में, तो आप क्या करेंगे, किसी एक सेल की पोलैरिटी को फ्लिप कर देंगे। मतलब किसी एक, फ्लिप करना समझते हो, ये ऐसे है तो इसको फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कर देना। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे कर दिया, फ्लिप ओवर करना। जिसको आप फ्लिप करेंगे उसके साथ आप माइनस साइन लगा देंगे। बोलो हाँ कि ना, कभी तो हाँ ना बोलो। Yes, sir. मैंने 2 को फ्लिप कर दिया इसलिए उसके साथ माइनस साइन लगा दिया। तो ई इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं E1 माइनस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3, ये हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट अभी भी क्या रहेगा, तो आर इक्विवेलेंट विल स्टिल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका कोई लेना देना पोलैरिटी के साथ नहीं है, तो ये तो अभी भी वही रहेगा। इट विल स्टिल बी द सम ऑफ ऑल दीज आर। बट इक्विवेलेंट ईएमएफ में क्या होगा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ में सर यू विल हैव टू फ्लिप ओवर एनी वन ऑफ द सेल। जिसको भी फ्लिप हो, सर जरूरी है कि 2 को हम करें? नहीं, जरूरी नहीं है भाई, आप 3 को कर ली, आप 1 और 3 को कर दीजिए। तो अगर 1 और 3 दोनों को करेंगे तो सर 2 को करना पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि 2 को कर दो, एक ही को करना पड़ेगा फ्लिप ओवर, तभी राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यार आया नहीं आया? Yes, sir. Clear. ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आज इतना ही सर। रेस्ट इस पे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डील इन द नेक्स्ट क्लास, और प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक ये चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, बाय द नेक्स्ट वीक। तो अब आगे की चर्चा, आगे का डिस्कशन विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. कम ऑन सर जी। सर इंटरनल को साइन को हम चेंज नहीं नहीं करेंगे, सिर्फ वो नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, बिकॉज रेजिस्टेंस की बेटा कोई पोलैरिटी नहीं होती है, उसमें राइट और रॉन्ग कॉम्बिनेशन का कोई मतलब रेजिस्टेंस के साथ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, बाय। बाय।